Hello students, I am Rishabh, welcoming you all in my YouTube channel. So please like, share and subscribe and never forget to hit the bell icon for further and latest updates. Now let's begin. आज हम लोग केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसकी हम लोग फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे और सबसे पहले कुछ कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग सेशन वाइज डिवाइड करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले एसिड एंड देयर प्रॉपर्टीज, बेसिस एंड देयर प्रॉपर्टीज, सॉल्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज, इंडिकेटर एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे आप कह सकते हो कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं H+, और मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखें तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं H3O+। और ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं। और इनका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल HCl, एक कोई एक्व सॉल्यूशन यानी कि H2O में डिसॉल्व किया गया तो क्या बनाया उसने H+ एंड Cl-। ठीक। अब ये जो H+ है, ये जो H+ है ये जाएगा वाटर के पास और वाटर का जो भी मॉलिक्यूल है उसके साथ ये क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा और क्या बनाएगा H3O+। अब ये बनेगा कैसे, इसके लिए हमको ये डायग्राम देखना है। इसमें क्या हो रहा है कि जो H2O है ये हमारा क्या है, पूरा H2O ये चीज़। तो H2O और ये जो H+ को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं क्योंकि जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है और H+ में कन्वर्ट होता है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं बचते, इसलिए इसको हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो जब ये जुड़ जाएगा तो ये एक बॉन्ड से जुड़ेगा जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड सबसे हम लोग बात करेंगे सोर्स कि एसिड कहाँ से मिलता है हमें। तो सबसे पहला आता है इनऑर्गेनिक एसिड। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हैं आपके प्रेजेंट ऑन अर्थ, वो सब मिनरल, जो भी अर्थ में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उससे हमको मिलता है इनऑर्गेनिक एसिड। और इसको हम लोग मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और भी एग्जांपल्स होते हैं लेकिन यहाँ पे हमने लिमिटेड रखे हैं। और इनके कुछ रिएक्शंस हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं। HCl अगर वाटर में जाएगा तो क्या बनाएगा H+ एंड Cl-। उसी तरीके से जब H2SO4 है ये भी वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा 2H+ एंड HSO4 2-। अब बात यह है कि जो H2SO4 है इसकी जो ये जो 2+ निकालने की रिएक्शन है ये होती है स्टेप बाई स्टेप, ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे, भी आगे आएगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एसिड में ही दूसरा टॉपिक ऑर्गेनिक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सब प्लांट से हमको मिलते हैं और कुछ लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड सोर मिल्क से मिलता है, एसिडिक एसिड विनेगर से मिलता है, फॉर्मिक एसिड आंट वेनम से मिलता है। इसी तरीके से बाकी जितने भी हैं ये सब एसिड हैं ऑर्गेनिक और ये सब मिलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में मेन कंटेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है और वो सब एक डेफिनेट अरेंजमेंट में जब अरेंज होते हैं तो डेफिनेट एसिड्स को बनाते हैं। और ये सब फॉर्मूले आपको याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट हो, और बाकी ये चीज़ आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ एसिड के बारे में बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कि उसके अंदर की जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, जो भी उसमें कंपोजिशंस यूज होते हैं, जो भी एलिमेंट यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हाइड्रा एसिड का। हाइड्रा एसिड में क्या होता है कि जो भी एसिड होता है वो हमारा मेन कंटेंट जो उसका होता है वो हाइड्रोजन होता है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है। और उसमें जो ऑक्सीजन की द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट नहीं होता। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। दूसरा पार्ट आता है ऑक्सीजन, ऑक्सी एसिड का, जिसमें जो भी एसिड है हमारा उसका मेन कंटेंट हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट तो होता ही होता है, साथ में ऑक्सीजन भी यहाँ पे होता है। ऑक्सी एसिड के नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और हाइड्रा एसिड जिसमें ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो। ठीक, कुछ एग्जांपल्स हैं इनके बारे में देखते हैं हम लोग। जैसे कि ये एक हाइड्रा एसिड का एग्जांपल चार्ट है जिसमें जितने भी एलिमेंट यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं इसमें किसी में भी ऑक्सीजन नहीं है। और सब इस जैसे HF, HCl, H2S, H2TE एंड HCN, इन सब में कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं है। और दूसरा चार्ट आता है ऑक्सी एसिड का जिसमें आपके पास जितने भी एसिड हैं सब में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी कि H2SO4, HClO4, H2SO3, HNO3, HBRO, और इन सब के नाम भी गिवन है तो नाम आप डेफिनेटली इसको रिमेंबर कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, जो भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है कि जो भी एसिड हमारा है उसमें जो भी कंटेंट है एसिड का और जो भी एक्वस सॉल्यूशन यूज़ किया जा रहा है उसका जो कंटेंट है वो कितने परसेंटेज में है। यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड में जो भी हमारा एसिड का परसेंटेज होता है वो क्या होता है, हाई होता है एज कम्पेयर टू एक्वस सॉल्यूशन। जो भी एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं वाटर का, तो जो भी एक्वस सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं उसमें एसिड का कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और दूसरा आता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि जो भी एसिड का कंटेंट होता है वो क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू एक्वस सॉल्यूशन। फिर हम लोग कुछ इसको थोड़ा सा जो है ये मान के चलिए कि इसको थोड़ा सा इजीएस्ट वे में हम लोग समझते हैं कि कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या फ़र्क है। तो कंसनट्रेटेड में जो भी परसेंटेज ऑफ एसिड है वो क्या होगा, ज़्यादा हो गया परसेंटेज ऑफ वाटर से। और जो डाइल्यूट है उसमें क्या होगा कि जो भी परसेंटेज ऑफ एसिड है वो क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर से, परसेंटेज ऑफ वाटर से। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने सारे फ्रेंड एंड फैमिली से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट इसी का, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड कितना स्ट्रांग होता है, कितना वीक होता है। तो एसिड की स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है कि जो भी एसिड है वो अपने अंदर से हाइड्रोनियम आयन कितना प्रोड्यूस कर रहा है। जितना हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा उतना स्ट्रांग एसिड होगा, या जितनी जल्दी हाइड्रोनियम आयन को बना देगा उतना जल्दी है जो है उतना स्ट्रांग एसिड वो कहलाएगा। जैसे कि सबसे पहला आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा कि जब भी कोई एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो वो क्या होगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, कंप्लीटली टूट जाएगा उसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और प्रोड्यूस करेगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। जब ये चीज प्रोड्यूस करेगा, हाई कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोनियम आयन की, तो ऐसे एसिड को हम लोग बोलेंगे, कैटेगरी में रखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के। और इसका एग्जांपल है आपके पास जैसे कि H+Cl-, ये तुरंत जाएगा, तुरंत निकाल देगा तो H3O+ बनेगा और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा। H2SO4 आ जाएगा और HNO3 आ जाएगा। ये सब तुरंत वाले हैं, ये सब तुरंत निकालते हैं H3O+ को। और वीक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएंगे तो ये आधे मिक्स होंगे, आधे मिक्स नहीं होंगे, मतलब कि पार्शियली मिक्स होंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, लो कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन, यानी कि लो कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन का प्रोड्यूस करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो एसिटिक एसिड जब वाटर में जाता है तो ये सबसे वीकेस्ट एसिड है, ये सबसे वीकेस्ट एसिड है आपके सिलेबस में अभी तक जो भी है, सबसे वीकेस्ट एसिड है ये। और हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि H3O+ ये भी निकालेगा, लेकिन ये क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा H3O+ निकालने में, क्योंकि जब आधा मिक्स हो रहा आधा नहीं मिक्स हो रहा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिले करेगा। तो इससे ये क्या बन जाएगा, वीक एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। उसी तरीके से अब हम लोग दूसरी बात करते हैं इसी में बेसिसिटी के बारे में। तो बेसिसिटी क्या होती है, जब भी जब भी कोई एसिड एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है तो वो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को निकाल रहा है प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल, उसको हम लोग उसकी बेसिसिटी बताते हैं, उससे हम लोग उस एसिड की बेसिसिटी को बताते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले टाइप्स देखेंगे एसिड की, फॉर एग्जांपल मोनोबेसिक एसिड। तो मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, एक ऐसा एसिड एक ऐसा एसिड जब उसको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो वो आयनाइज होता है, इतना तो हम लोग पढ़ के आए हैं। और वो प्रोड्यूस क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वन मॉलिक्यूल, इसका हाइड्रोजन आयन H+ आयन का वन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे HCl, HCl3, COOH और HNO3 है। इसकी रिएक्शन भी हम लोग देख लेते हैं किसी भी एक की। तो जैसे हम लोगों ने लिया है यहाँ पे H+ एंड Cl-। तो H+ और Cl- को जब वाटर में डाला तो क्या हुआ, वो पहले टूट गया, किसमें, H+ एंड Cl- में टूट गया। H+ और Cl- ने क्या हुआ, H+ जो आ गया वो वाटर के साथ जुड़ गया और इसने क्या बनाया, H3O+ बनाया। और जो Cl- था वो डायरेक्ट हमारा अलग हो गया। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे मेन चीज ये है कि हाइड्रोनियम आयन कितने बने, ठीक है ना। मेन चीज क्या है, हाइड्रोनियम आयन कितने बने और किससे, कितने H+ से बने, कितने H+ से बने। यहाँ पे H+ कितना यूज हुआ, एक यूज हुआ, एक H+ यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे एक H3O+ बना। तो इस एसिड ने H+ कितने निकाले, एक निकाले, ठीक है। तो इस एसिड की बेसिसिटी कितनी हो गई, वन हो गई, ठीक। उसी तरीके से अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो दूसरा टाइप आता है इसका डाइबेसिक एसिड का। डाइबेसिक एसिड में क्या होता है कि जो भी एसिड होता है हमारा, जब भी वो वाटर में डिसॉल्व किया जाता है सब कुछ सेम रहेगा,
बस क्या प्रोड्यूस करेगा, ये 2 H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, 2 H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे H2SO4, H2SO3 एंड H2CO3, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, इनकी भी रिएक्शन हमने दी है और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन दी गई है। तो यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी H2SO4 है उसको हम लोगों ने लिखा है HHSO4, इस तरीके से लिख लिया है। उसके बाद क्या किया है, इसको तोड़ दिया है H प्लस एंड HSO4 माइनस, यानी कि H प्लस आयन और बाइसल्फेट आयन में तोड़ दिया है। तो ये H प्लस आयन हमारा, ये बाइसल्फेट आयन और ये H2O जब मिला तो एक H प्लस वाटर से जुड़ गया और बाइसल्फेट बना दिया। फिर उस वो दूसरा बाइसल्फेट जब H2O से जुड़ा तो उसने क्या बना दिया, SO4 2 माइनस बना दिया। सिंपल, इतना आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अपना इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में क्या है कि जो हमारा H2SO4 है उसका स्ट्रक्चर हमने लिया है जिसमें S हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है और बाकी जितने ऑक्सीजन जुड़े हैं इससे ये सब कोऑर्डिनेट एटम्स हैं, कोऑर्डिनेट एटम्स हैं। और उनसे जो है H प्लस जुड़े हैं वो आसानी से हमारे पास निकल पाएंगे। क्यों होगा, जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा एज कम्पेयर टू H प्लस से। तो हमारा H प्लस क्या होगा कि वो आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जब 2 मॉलिक्यूल लेंगे वाटर के तो 2 मॉलिक्यूल हमको ये दोनों H प्लस जो है दोनों वाटर से जुड़ जाएगा मॉलिक्यूल से और क्या बनाएगा, 2H3O प्लस बनाएगा। ठीक, इतना अगर आपको आ गया हो तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो भी बचा यहाँ पे हमारे पास ये बचा, अब ये क्या करेगा, इससे एक H प्लस निकला था तो इसके ऊपर क्या हो गया, माइनस आ गया। एक H प्लस इससे निकला था तो इसके ऊपर भी क्या आ गया, माइनस। तो SO4 में जो भी वैलेंसी आती है वो उसके ऑक्सीजन की वजह से आती है 2 माइनस, मतलब दो ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन निकल गए तो क्या बना दिया, 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ये इसलिए वैलेंसी आती है। वैलेंसी चार्ट आप लोग ने क्लास 9th या 8th में पढ़ा होगा तो उसमें से आपने याद किया होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर वाइज उसको समझ भी लीजिए कि वो कैसे आती है वैलेंसी उसकी। आगे भी और भी डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी में ट्राई बेसिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, ये 3H हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। इसका एग्जाम्पल है H3PO4। ये और भी होते हैं, हमने यहाँ पे मेन एग्जाम्पल अभी लिया है जो आपके सिलेबस में है H3PO4। इसके अभी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ट्राई बेसिक एसिड के कुछ एक्सेप्शंस को भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि H3PO3, H3PO3 एंड H3PO2। इन सब में आपको लग रहा होगा कि हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और निकलेंगे भी 3, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी हमारे पास यहाँ पे ट्राई बेसिक एसिड है उसमें एक्सेप्शन में जो भी H3 हैं इसमें 3 हाइड्रोजन नहीं निकलते हैं। वो कैसे नहीं निकलते हैं वो लोग आगे देखेंगे अभी। और हम लोग सबसे पहले जो भी एग्जांपल लिया था हम लोगों ने H3PO4 का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो मेन एग्जांपल है ट्राई बेसिक का। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम है और उससे जुड़े ऑक्सीजन है, ये कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन हो गए और उनसे जुड़े हाइड्रोजन हो गए। अब उनसे जुड़े हाइड्रोजन पे जो पी की फोर्स है वो कम लगेगी जिसकी वजह से इनको निकालना आसान हो जाएगा। तो हम लोगों ने 3 मॉलिक्यूल लिया वाटर के और क्या मिल गया हमको, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन। ध्यान रखिएगा बेसिसिटी क्या होती है कि H प्लस कितने निकल रहे हैं, ना कि H3O प्लस कितने बन रहे हैं। ठीक, H प्लस कितने निकल रहे हैं किसी भी एटम से, किसी भी एसिड से, तो H प्लस यहाँ से कितने निकल रहे हैं, 3, इसलिए इसको ट्राइबेसिक एसिड कहा जाता है। अब इतना आपको आ गया, इतना समझ में आ गया। तो हम लोग देखेंगे कि ये 3 वैलेंसी कैसे है, यानी कि PO4 में वैलेंसी क्या आएगी। ऑक्सीजन से निकले हैं हाइड्रोजन तो हर एक ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट इसके, क्योंकि इससे हाइड्रोजन नहीं जुड़ा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अब माइनस आगे कितने माइनस हैं, 3 माइनस, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, PO4 3 माइनस। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग अब बात करते हैं जो भी एक्सेप्शंस हम लोग ने देखे थे उन एक्सेप्शंस को कैसे पढ़ना है, कैसे काम करना है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक्सेप्शन में क्या आता है हमारे पास, H3BO3 यानी मोनोबेसिक एसिड। H3BO3 किस में आता है, मोनोबेसिक में आता है। H3BO3 डाई बेसिक में आता है, H3BO2 मोनोबेसिक में आता है। कैसे आता है इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले H3BO3 बोरिक एसिड के बारे में बात करते हैं। तो बोरिक एसिड में बी क्या है, हमारा सेंट्रल एटम है, उससे OH माइनस OH माइनस OH माइनस जुड़े हैं। सिंपल आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन जुड़े हैं कोऑर्डिनेट एटम और H प्लस जुड़े हुए हैं। अब ध्यान रखिएगा
ये बी यहाँ पे जो बोरॉन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली हैं, यानी कि 1 लोन पेयर खाली है। ये क्या करेगा कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल है, उस वाटर मॉलिक्यूल से एक OH माइनस अपने अंदर लेगा, ना कि ये अपना हाइड्रोजन निकालेगा। याद रखना मेन चीज़ यही है कि बोरिक एसिड अपना H+ आयन नहीं निकालता, वो क्या करता है अपने अंदर OH माइनस आयन को एब्ज़ॉर्ब करता है। एब्ज़ॉर्ब करता है। एब्ज़ॉर्ब करने के बाद उसके पास क्या हो जाते हैं 4 OH माइनस हो जाते हैं और उसके ऊपर माइनस चार्ज चढ़ जाता है। लेकिन हमको क्या लगता है कि वो H+ निकाल रहा है, तो वो कैसे निकाल रहा है कि जो भी OH माइनस उसने अपने अंदर जोड़ा है वाटर के मॉलिक्यूल से, उसमें जो H+ बच रहा है, वो यहाँ पे निकल के आता है बाहर। इतना मेन आपको समझ में आ गया हो, जिसकी वजह से ये किस में आता है, मोनोबेसिक की कैटेगरी में आता है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे और उसके पहले थोड़ा-सा इरेज़ कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये रहा। एच ये देखें, ये है H3PO3, ठीक है ना? H3PO3 है ये हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा P है वो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन हमारा कोऑर्डिनेट है, लेकिन यहाँ पे जो एक H है वो भी P के साथ जुड़ गया है, तो इतना हिस्सा हमारा क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया, सेंट्रल सॉरी कोऑर्डिनेट एटम्स हो गए पूरा। तो बाहर कितने हाइड्रोजन बचे, हाइड्रोजन 3 ही है, लेकिन एक H किसके साथ डायरेक्ट जुड़ गया, P के साथ, जिसकी वजह से हमको क्या मिला, 2H+ बाहर मिले, और ये 2H+ हम लोग 2 मॉलिक्यूल निकाल लेंगे तो हाइड्रोनियम आयन के हमको 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, और यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों ऑक्सीजन पे चढ़ जाएगा और हमको क्या मिलेगा, HPO3 2 माइनस, ठीक है ना, ये हमको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एसिड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल्स। देखिए सबसे पहले चीज़, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जो भी प्रिपरेशन होता है, जो भी हमारे पास प्रिपरेशन होता है, ये चीज़ इसमें क्या होता है कि एसिड जो होता है वो बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है, और एक वर्ड आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जो भी हमारा एसिड होता है वो किसी अदर कंपाउंड से रिएक्ट होता है और कुछ बनाता है, कुछ भी बना सकता है, तो वो प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। तो दोनों में के बीच का फर्क समझ लेना कि प्रिपरेशन में क्या होता है कि एसिड फॉर्म होता है, बनता है रिजल्टेंट में, रिजल्ट यानी प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिलता है, फॉर्म होता है एसिड। और प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जो एसिड होता है वो रिएक्ट करता है, कुछ और बनाता है। इतना अगर आपको समझ आ गया तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, अब देखिए फ्रॉम नॉन मेटल, प्रिपरेशन ऑफ एसिड फ्रॉम नॉन मेटल। तो नॉन मेटल से जब भी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। सिंपल चीज, जब भी नॉन मेटल से हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। फिर इसकी रिएक्शन है, दो रिएक्शन है इसकी, क्या है, H2Cl2 2HCl NH2I2 2HI, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन है। और उसके बाद ये दोनों एसिड हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड से जब कभी भी वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। याद रखिएगा, जब भी एसिडिक ऑक्साइड से वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। ये हमारे पास कुछ एसिडिक ऑक्साइड्स हैं वाटर से रिएक्शन है, जैसे कि CO2 SO2 SO3 एंड P2O5। ये जब भी The वाटर से time रिएक्ट is बनाएंगे तो क्या 12 बनाएंगे, o'clock p.m. H2CO3 H2SO3 H2SO4 एंड H3PO4, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, इतना हो गया। अब एक चीज यहाँ पे आप समझ लो जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसिड रेन क्या होता है। तो एसिड रेन को समझने के लिए सबसे पहले हमको यहीं पे ये रिएक्शंस को समझना होगा। तो इन रिएक्शंस को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले जो भी हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड है उसके बारे में समझते हैं कि वो कहाँ से मिलते हैं हमको। तो जो भी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं वो गैसेस के फॉर्म में रिलीज होते हैं हमारे पास, जो भी एप्लियंसेस होते हैं या फिर व्हीकल होते हैं, या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गए, जिसमें रेफ्रिजरेटर, एसी, इन सब से जो भी गैसेस निकल रही हैं, वॉल्केनिक एरप्शन से जो भी गैसेस निकल रही हैं, ये सब गैसेस होती हैं, रिलीज होती हैं। और ये जब गैसेस हमारे पास एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्ट करती हैं जाके, तो क्या बनाती हैं, ये एसिड बनाती हैं। अब यही एसिड जब वापस अर्थ पे आता है एज अ रेन के फॉर्म में, तो इसको हम लोग कहते हैं एसिड रेन। और ये एसिड रेन इतना हार्मफुल होता है कि अगर ये किसी की स्किन पे गिर जाए तो स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्किन डिजीजेस हो सकती हैं। और अगर किसी भी कंपोनेंट पे गिर जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन पे गिर गया या एल्युमिनियम पे गिर गया, तो उसमें कोरोजन रस्टिंग जैसी चीज़ें हमको दिखती हैं। किसी मॉन्यूमेंट में गिर गया तो उसमें कोरोजन दिखता है। तो इस तरीके से हम लोग को एसिड रेन के डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड। तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड में दूसरा तीसरा टॉपिक आता है फ्रॉम सॉल्ट। सॉल्ट से कैसे एसिड को प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए सॉल्ट से हम लोग सबसे पहले नॉर्मल सॉल्ट को लेंगे और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे।
जिससे हमको एक एसिडिक सॉल्ट मिलेगा और एक डिस्प्लेस्ड वोलेटाइल एसिड मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। ये देखिए रिएक्शन है। यहाँ पे KNO3 लिया है, H2SO4 लिया है। अब यहाँ पे देखिए कि टेम्परेचर लिखा है, तो जितनी भी टेम्परेचर वाली रिएक्शंस हैं, इसमें क्या लिखा है बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। जितनी भी टेम्परेचर वाली रिएक्शंस हैं, इनको एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे KNO3 है, इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है, अगर टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस है, तो इतना पोर्शन जो होता है वो इसके साथ जुड़ जाता है और बाकी इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक। लेकिन अगर टेम्परेचर हमारा यहाँ पे जैसे क्या होता कि अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस होता, तो क्या होता है ये दोनों हाइड्रोजन जो है इसके साथ जुड़ जाते हैं और ये SO4 K के साथ जुड़ जाता है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं कि यहाँ इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो KNO3 है और H2SO4 है, तो KHSO4 यहाँ पे बन रहा है, यानी कि मैंने आपको क्या बताया HSO4 जो है यहाँ पे टूट रहा है H प्लस और HSO4 माइनस में, तो ये इसके साथ जुड़ रहा है, ये जुड़ गया, और ये इसके साथ जुड़ रहा है और जुड़ गया। तो एक एसिडिक सॉल्ट मिला और एक डिस्प्लेस्ड वोलेटाइल एसिड मिला है, ये हमको डिस्प्लेस्ड वोलेटाइल मतलब क्या हुआ कि एक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज होती है एसिड की भी, जिसमें HCl H2SO4 HNO3 आते हैं, जिसमें से ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। तो डिस्प्लेस का मतलब क्या हुआ, एक नंबर कम एसिड, एक नंबर कम एसिड हमको मिल जाएगा उसमें। ये हाँ, ये भी रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव एसिड्स हैं, लेकिन उनकी पोजीशन से एक पोजीशन कम वाला एसिड हमको मिल जाएगा। ये होता है फ्रॉम डिस्प्लेस्ड वोलेटाइल लिक्विड का मतलब, एसिड का मतलब, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, तो जब कभी भी सल्फर हमारा नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक। रिएक्शन देखते हैं हम लोग इसकी। सल्फर है HNO3 है, क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये पूछी जाती है। फिर हम लोग अपना तीसरा टॉपिक बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। अभी तक प्रिपरेशन पढ़ा था, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहला टॉपिक है, और सब फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहला टेस्ट। तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है, कभी चखिएगा नहीं घर पे इसको, लेकिन पढ़ लीजिएगा। एसिड किसी भी एसिड का टेस्ट जो होता है वो सोर टेस्ट होता है, ठीक है। और फिर मिनरल एसिड क्या होते हैं, जो भी मिनरल एसिड होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जो भी मिनरल एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली कोरोसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल एसिड मैंने बताया था HCl H2SO4 HNO3, ये सब क्या है, हाईली कोरोसिव है। अगर ये इनका नेचर कैसा है, कंसंट्रेटेड है। अगर कंसंट्रेटेड नेचर है, तो अगर मान लीजिए कि अगर आप लैब में काम कर रहे हैं और ये एसिड आपके हाथों में गिर जाता है, तो आपको सिंपल ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रनिंग वाटर पे जाके अपना हाथ जैसे टैप के नीचे अपना हाथ लगा देना जहाँ पे एसिड गिरा है, वो क्या करेगा, इसको डाइल्यूट में कन्वर्ट करके इसको जो है लेस रिएक्टिव बना देगा। तो इससे जो है आपके हैंड पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, थोड़ी सी जलन महसूस होगी खाली, बस, ठीक है। अब हम लोग तीसरी चीज़ देखते हैं, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में क्या होता है कि जो भी एसिड होता है हमारा, वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। तो इससे हमको पता चलेगा जो भी सामने जो भी एक सॉल्यूशन रखा है वो हमारा एसिड है कि बेस। फिर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रिएक्शन आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जो भी हमारा एज अ प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल चार्ज होंगे, उसमें न्यूट्रल चार्ज प्रेजेंट होंगे। जैसे एसिड को बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर भी। देखिए यहाँ पे एसिड रिएक्ट होने लगा, पहले हमको क्या मिला था, एसिड मिल रहा था, अब एसिड रिएक्ट हो रहा है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये एग्जांपल है CuH2SO4 CuSO4 एंड H2O। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, Cu जुड़ रहा है SO4 से और H2 किससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से। तो हमको क्या मिल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे देखिए जितने भी चार्जेस हैं सबके चार्जेस कैसे हैं, न्यूट्रल है, यानी कि जीरो है, किसी पे भी माइनस नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं। हम बात करते हैं रिएक्टिव मेटल से। जब भी एसिड रिएक्ट करता है और तो एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकालता है। Zn जब HCl से रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 और H2 गैस निकालेगा, और ये जो गैस होगी हम लोग इसको कलेक्ट कर सकते हैं बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। एक एपरेटस डिजाइन किया जाता है जिससे हम लोग हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक रिएक्शंस है क्लोराइड नाइट्रेट बाइकार्बोनेट से, तो जिसमें सॉल्ट है Acid1 है और सॉल्ट 2 Acid2 बनना है। मतलब NaCl की रिएक्शन जब कंसनट्रेटेड H2SO4 से होगी तो
दूसरा एसिडिक सॉल्ट बना और HCl बना। उसी तरीके से यहाँ पे भी Na3 से हुई तो NaHSO4 बना, HNO3 बना। मतलब यहाँ पे एक अलग सॉल्ट है, एक अलग एसिड है, और जब उसने रिएक्ट किया तो हमको क्या मिला, एक अलग सॉल्ट मिला, एक अलग एसिड मिला। तो ये कुछ हमारे पास है, जिसमें से ये हमारा क्या है, क्लोराइड है, ये हमारा नाइट्रेट है, ये हमारा बाइकार्बोनेट है, ये हमारा कार्बोनेट का एग्जाम्पल है। और ये कुछ मेन एग्जाम्पल्स की रिएक्शंस हैं, और इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको जान पहचान में कोई स्टूडेंट है तो उसको ये वीडियो ज़रूर सेंड कीजिए।